नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एनसीटी बिल पर दिल्ली और केंद्र सरकार में टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक और मंत्री इस विरोध प्रदर्शन के दरमियान मौजूद रहेंगे। दरअसल में दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है और इसी के विरोध में कल जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार विरोध यहां पर किया जा रहा है। संसद में एक बिल पेश किया जा रहा है और उसी बिल का विरोध आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार लगातार कर रही है, इस आरोप के साथ कि इस बिल के कानून में तब्दील हो जाने के बाद दिल्ली सरकार के वजूद पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में इस नए विधेयक को लेकर जो तनातनी है वो शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। एक बिल लाकर एलजी को सरकार बनाना चाहते हैं। क्या दिल्ली में नाम के मुख्यमंत्री रह जाएंगे केजरीवाल? क्या दिल्ली एलजी की होगी या चुनी हुई सरकार की? फिर चुनाव का क्या मतलब है? फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? फिर इस प्रचंड बहुमत का क्या मतलब है? दिल्ली पर केंद्र और केजरीवाल के बीच फिर दंगल। एक बार फिर दिल्ली में अधिकारों की जंग छिड़ी है। एक बार फिर केजरीवाल और केंद्र आमने सामने हैं और ये जंग लोकसभा में पेश किए गए एक संशोधन विधेयक के बाद शुरू हुई है, जिसमें उपराज्यपाल को ज्यादा अधिकार दिए जाने का प्रावधान है। इसके अलावा बिल में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य कैबिनेट या सरकार के किसी भी फैसले को लागू करने से पहले एलजी की राय जरूरी होगी। इसी का विरोध अब आम आदमी पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है, यह बिल कहता है कि दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी होगा, तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? सभी फाइल्स एलजी के पास जाएंगी। ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई 2018 के फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि फाइल एलजी के पास नहीं जाएगी। चुनी हुई सरकार सब फैसला लेगी और फाइल की कॉपी एलजी को भेजी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए इस संविधान का ये इंटरप्रिटेशन कराना शुरू किया कि एलजी सरकार है, जबकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार होगी और चुनी हुई सरकार सिस्टम को चलाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर का एड एंड एडवाइस पे। नए संशोधनों के मुताबिक दिल्ली सरकार को विधायिका से जुड़े फैसलों पर एलजी से 15 दिन पहले मंजूरी लेनी होगी। वहीं प्रशासनिक फैसले पर 7 दिन पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसी को लेकर दिल्ली सरकार आपत्ति जता रही है। संजय सिंह ने केंद्र के इस फैसले के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी की खींच बता रही है। प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को देने के बाद बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके ऊपर ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब वो पार्लियामेंट में एक बिल लाकर एलजी को सरकार बनाना चाहते हैं। फिर चुनाव का क्या मतलब है? फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? फिर इस प्रचंड बहुमत का क्या मतलब है? ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये बिल लाया गया है। ये बार बार जाते हैं कोर्ट में और जो एनसीटी के रूल्स बने हुए हैं उसकी अवहेलना करते हैं और अवहेलना करने के बाद जब उस पर कोई कार्रवाई होती है तो कोर्ट भागते हैं। तो ये एक बार हमेशा के लिए ये फैसला हो जाए और इसकी चिंता हो जाए कि अब एलजी की क्या पावर्स हैं और मुख्यमंत्री की क्या पावर हैं, इसका फैसला हो जाए। इसमें दिक्कत होनी है। ये पहली बार नहीं है जब अधिकारों और फाइल को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच ठनी हो। मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। 2018 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मामला शांत हुआ था, लेकिन अब संशोधन बिल के बाद एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के अधिकार का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। दिल्ली से मोहित बख्शी और रविकांत राय के साथ टीम न्यूज नेशन। तो दरअसल में दिल्ली में किसका राज होना चाहिए? केंद्र सरकार के आदेशों का पालन होना चाहिए या फिर राज्य सरकार का वजूद बरकरार रहना चाहिए? हमारे साथ खास पैनल जुड़ेगा। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनके सिंह जी, आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुना, वो कह रहे हैं कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2019 का, उसी का अनुपालन कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश है ये विधेयक जो संसद में लाया गया है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं अनुराग, बिल्कुल गलत उन्होंने कहा है। शायद पूरा जजमेंट उन्होंने पढ़ा नहीं है।
उसमें तो बिल्कुल उल्टा कहा गया है। यह तो क्लैरिफिकेशन के लिए कहा गया था, अदरवाइज उसने ये कहा है कि किसी भी कीमत पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें चुनी हुई सरकार कभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का मोहताज ना बने। ये उस फिलॉसफी के खिलाफ होगा। और बहुत ही कड़े शब्दों में कहा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए बाध्यकारी होगा जो हाउस के रिकमेंडेशन से, जो हाउस से पारित होके जाते हैं, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए बाध्यकारी होगा। ये शब्द का इस्तेमाल किया है। और वो भी संविधान पीठ ने, 5 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा है कि प्राइमेसी हमेशा सरकार की रहेगी जो चुनी हुई है। उस जजमेंट में बहुत साफ है। यहां वो भी छोड़ दीजिए, यहां पे एक दूसरा मामला है जो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। उसी संविधान के 239AA के सब क्लॉज 6 में स्पष्ट कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू दी असेंबली। जी, मतलब कि असेंबली के प्रति जवाबदेही किसकी होगी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जवाबदेह है तो ये आप अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं कि सरकार माने लेफ्टिनेंट गवर्नर? लेकिन सर माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। एनके सिंह सर, जो दलील बीजेपी की तरफ से दी जा रही है या केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही है वो ये कि देखिए दिल्ली का केस अलग है। दिल्ली को आप बाकी राज्यों से नहीं तुलना कर सकते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में देश की राजधानी है, लुटियन जोन है, लिहाजा बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र सरकार के अधीन रहने चाहिए। ये नई दलील नहीं है, ये सालों पुरानी दलील है जो लगातार दी जाती रही है दिल्ली के संदर्भ में। नहीं अनुराग, आपने उसको इंटरप्रेट थोड़ा सा गलत कर दिया है। वो जो 3 चीजें हैं जो स्टेट एंट्री में है, जिसमें कि पुलिस आती है, लॉ एंड ऑर्डर आता है और लैंड आता है, उस तीनों का ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर, गवर्नमेंट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये जो शब्द आपने सेक्शन 21 में जोड़ा है एनसीटी एक्ट के, वो बिल्कुल मिलिटेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के ही प्रोविजन से, जो कि कहता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द हाउस टू द असेंबली। उससे वो टकराता है, और अगर संविधान से टकराता है तो कौन कमजोर माना जाएगा? लिहाजा वो जो गवर्नमेंट आपने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नमेंट होगा, ये टेक्निकली फॉल्टी है और कोर्ट ऑफ लॉ में 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। यहां पे सरकार ने गलती की है इस अमेंडमेंट में। ये एनके सिंह सर हमारे साथ ओपी शर्मा साहब जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं दिल्ली के। ओपी शर्मा साहब, आप संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, इस बात का एहसास है आपको? देखिए, संविधान बनाना पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली में 56 से लेकर 93 तक मेट्रोपॉलिटन और 93 से लेकर अब तक सीमित अधिकारों वाली विधानसभा रही है। और क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते राज्यपाल मुखिया है, इसके लिए बहस सुप्रीम कोर्ट में भी हुई और जगह भी चली। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीएम के जो अधिकार है उसका वर्णन किया, लेकिन राज्यपाल के अधिकारों पर वो मौन रहे। इसलिए इस क्लैरिफिकेशन के लिए जो देश की आजादी के बाद 56 से लेकर अब तक जो सीमित अधिकारों वाली सरकार रही है, उसमें बार बार अपनी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की वजह से, केजरीवाल सरकार के बार बार करने की वजह से केंद्र सरकार को इस बिल को पेश करना। ओपी शर्मा साहब, जहां तक मुझे जानकारी है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, 2019 में अदालत का जो आदेश आया था, सर्वोच्च अदालत का, उसमें कहा गया था कि जो मुखिया हैं, जैसा अभी वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी कह रहे थे, वो तो मुख्यमंत्री ही रहेंगे और मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो उपराज्यपाल को सूचित करें अपने फैसले को। आप जो कानून ला रहे हैं उसके मुताबिक है कि उस पर फैसला उपराज्यपाल को लेना होगा। इंफॉर्मेशन और परमिशन में बहुत बड़ा फर्क है। मेरा कहना यह है, कानून बनाने का काम संसद का है, कोर्ट का नहीं है। सर, संसद का काम है तो आप संविधान को बुलडोज तो नहीं कर सकते ना। संविधान की मूल धारणा को तो संसद नहीं बदल सकती। संविधान की मूल धारणा के अनुरूप ही मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में सीमित अधिकारों वाली विधानसभा है, तो इसलिए उसका क्लैरिफिकेशन करना
ये तो पार्लियामेंट का काम है, इसमें कोर्ट कैसे दखल दे सकती है? कोर्ट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। सर, कोर्ट तो संसद के द्वारा पारित कानूनों में भी दखल देती है। ओपी शर्मा साहब, बताती है संसद को कि यहाँ आप गलती कर रहे हैं। नहीं, जब वो दखल देती है, गलती करते हैं, तो उसको फिर करेक्शन के लिए फिर दोबारा से संसद में जाकर उसके ऊपर भी उसको भी जो है ओवरराइड किया गया। तो ऐसा तो नहीं होने जा रहा है कि आप सिंबॉलिक एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और जब मामला अदालत में जाएगा और अगर सिरे से खारिज हो जाता है तो फिर एक नई बहस शुरू हो जाएगी? ये सब कुछ प्रतीकात्मक तो नहीं है? सीमित अधिकारों वाली विधानसभा थी, है और रहेगी। एनके सिंह सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उनसे पहले गोपाल राय क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर, वो जरा सुनाते हैं। जारी किया गया और सरकार की रफ्तार को ठप करने के लिए सारा पावर एलजी को दे दिया गया। दिल्ली सरकार की सभी फाइलें एलजी के द्वारा केंद्र सरकार ने एलजी हाउस में मंगा करके स्टोर करा लिया। सुंगलू कमेटी बनाई गई, लंबे समय तक फाइलों पर बैठ करके काम को ठप किया गया। आपको यह भी याद होगा कि दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाने के प्रस्ताव पर सालों साल तक डिले किया गया। सीसीटीवी कैमरा की फाइल को लेकर के एलजी हाउस बैठ गया। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री माननीय सत्येंद्र जैन जी और मैं 4 लोग उस फाइल को क्लियर कराने के लिए एलजी हाउस में दिन रात हम बैठे रहे सोफे पर। आज पुनः वो परिस्थिति दिल्ली के अंदर पैदा करने का षड्यंत्र शुरू हुआ है। जी, तो दिल्ली को लेकर संसद में आ रहा है एक नया विधेयक और उसी को लेकर मच रहा है सियासी घमासान। ओपी शर्मा साहब, बीजेपी के विधायक हमारे साथ हैं। ओपी शर्मा साहब, आपने सुना अभी गोपाल राय को, वो बता रहे थे, देखिए उदाहरण के साथ उन्होंने कहा कि किस तरीके से सीसीटीवी का मामला है, मोहल्ला क्लिनिक का मामला है, लगातार उपराज्यपाल फाइलों को अटकाते रहे, आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को धरना विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। क्या उसी तरीके के हालात आप एक बार फिर चाहते हैं देश की राजधानी दिल्ली में? देखिए, देश आजाद है, हर आदमी को अपने मत को व्यक्त करने का अधिकार है। हमने तो केजरीवाल जी को राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड को रोकते हुए भी देखा है। तो जो असंवैधानिक काम करते हैं और इनका सोच अल्ट्रा लेफ्ट है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ भी खड़े होते हैं। ठीक है, नहीं विषयांतर नहीं होते हैं सर, विधेयक पर ही बात करते हैं। सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, तो ये तो अपना व्यक्त करने का। सौरभ भारद्वाज, माफ कीजिएगा, आप काफी देर से जुड़ पाए हैं। संक्षेप में और सीधा सवाल का जवाब आपसे चाहूंगा सर। ये कहा जा रहा है कि सीमित अधिकारों की विधानसभा रही है दिल्ली और उसी की कोशिश इस विधेयक के जरिए, दिक्कत क्या है? देखिए, अगर सीमित पावर्स की विधानसभा रही होती तो संसद में नया कानून लाकर पुराने कानून को बदलने की कोशिश नहीं की जा रही होती। ये कानून नया लाया ही इसलिए जा रहा है क्योंकि संविधान के अंदर जब दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई तो उसको कुछ अधिकार दिए गए। जी, पहली सरकार के अंदर 3 साल इन्होंने, नजीब जंग साहब ने और उसके बाद अनिल बैजल साहब जो एलजी थे, उन्होंने यही करके खराब किए कि कानूनी हक जो है एलजी साहब को है। और वो लड़ाई हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ी और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने ये कहा कि नहीं, जो दिल्ली सरकार कह रही है वो सही है, जो केंद्र सरकार कह रही है वो गलत है। चुनी हुई सरकार के अपने अधिकार हैं। जी, समस्या जो है वो अधिकारियों की नहीं है। आप ये समझिए, जब दिल्ली के लोग एक सरकार को चुनते हैं तो वो एक जवाबदेही तय करते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल गलत काम करेंगे तो उनको हटा देंगे, अगर अच्छा काम करेंगे तो उनको चुन के लेके आएंगे। एक एलजी है, एलजी कहीं चुने नहीं जाएंगे। ठीक है, एलजी साहब काम करे नहीं करे, दिल्ली के लोग करेंगे। जवाबदेही चुने हुए नेताओं की है। सौरभ भारद्वाज, बड़ी वैलिड बात आप कह रहे हैं, लेकिन एनके सिंह सर, ये फेडरलिज्म के नाम पर आपको लगता है कि इस विधेयक के चलते आने वाले वक्त में सियासी घमासान और ज्यादा मचेगा? बिल्कुल अनुराग, बड़ा अच्छा सवाल है और बड़ा अच्छा आपका वो भी है, शक भी है आने वाले दिनों में। क्योंकि देखिए, मोदी जी ने जब आए थे तो उन्होंने एक जुमला कहा था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कि अब देश का गवर्नेंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आधार पे चलेगा, सहकारी संघवाद। यह एक नया फ्रेज था। हम लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के रूप में इसको गहराई से समझने लगे। क्या यही सहकारी संघवाद है? एक सरकार जो 50% से ज्यादा वोट पाकर, 55% से ज्यादा वोट पाकर 2 बार लगातार जी सत्ता में आई हो चुन के,
उसके बाद उस सरकार को, और वो भी 67 सीटें, 70 सीटों में 67 सीटें लाके और 62 सीटें लाके आई हो, आप उसको इस तरह से क्रिपल करेंगे? मेरे ख्याल से यह संघवाद तो नहीं है। लिहाजा फेडरल स्ट्रक्चर को लेके पूरे देश में और खास करके नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स में इसको लेके एक बड़ी आशंका होगी और एक बड़ा मुद्दा ये बन जाएगा, क्योंकि सरकार ये पेटेंटली गलत कर, मतलब ये मैं समझ नहीं सकता कि कोई भी जब सौरभ भारद्वाज, बहुत संक्षेप में, क्या ये सिर्फ जंतर मंतर पर कल का सिंबॉलिक विरोध, या इसके आगे भी कुछ रणनीति आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की? बहुत संक्षेप में। देखिए, ये तो ना चोर दरवाजे से आके सत्ता को हटाने की कोशिश है। आपने जो सारी बातें कही कि साहब ये अल्ट्रा लेफ्ट हैं, ये गलत लोग हैं, ये सब ये हैं, ये सारी बातें आप 2 चुनाव में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बारे में कह चुके हैं। उसके बाद दिल्ली के लोगों ने भाजपा को नकार दिया। एक बार 3 सीटें दी, एक बार 8 सीटें दी, मतलब दिल्ली के लोगों ने भाजपा को नकार दिया। अब आप जबरदस्ती एलजी के माध्यम से कहेंगे कि सरकार तब भी हम चलाएंगे। सवाल, आगे की रणनीति क्या आपके विरोध की? देखिए, मैं सभी अपोजिशन पार्टीज का धन्यवाद करना चाहूंगा, चाहे वो सीताराम येचुरी हो, चाहे कांग्रेस के पी चिदम्बरम हो, कपिल सिब्बल हो, सब लोगों ने और कई सारे पत्रकार बंधुओं ने इस बारे में ट्विटर पे, फेसबुक पे अपने लिखा है कि ये जो केंद्र सरकार कर रही है ये गलत है। ये बात आम आदमी पार्टी भाजपा की नहीं है, ये बात जो है सीधा सीधा ठीक है जनतंत्र और जवाबदेही की बात है कि आप पूरा का पूरा जो आपकी देखते हैं किस तरीके से सियासी उसको... घमासान इस पूरे मामले पर आने वाले वक्त में नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। हर अपडेट न्यूज नेशन आप तक पहुंचाता रहेगा, इस विधेयक से जुड़ी, संसद से जुड़ी। यहां पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।